हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेक्ट्रा और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस वाला हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें ये नेक्स्ट टॉपिक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी भी बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ये एक ऐसी श्रेणी या क्रम है जो धातु आयन और लिगेंड आपस में संकुल बनाते हैं। तो उनके जो संकुल जब बनता है तो जो उनके क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा होती है उस पे आधारित है ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था फ्रेजन। उन्होंने हमको बताया कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो मेटल है और लिगेंड है उनके बीच में एक तरह का आकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बीच में मेटल और लिगेंड दोनों के बीच में एक तरह का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, क्योंकि मेटल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और लिगेंड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इनमें आपस में एक आकर्षण बल होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण। तो जो लिगेंड्स हैं उनका जो मेटल आयन है उसके उपसह संयोजन का जो स्फीयर होता है उसमें लिगेंड्स के अलग अलग तरह के प्रभाव होते हैं। तो लिगेंड और मेटल के बीच में जो आकर्षण है वो तीन चीज़ों पे निर्भर करता है। सबसे पहला है चार्ज ऑन मेटल आयन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन मेटल और लिगेंड, जब कॉम्प्लेक्स बनता है, संकुल बनता है, तो मेटल और लिगेंड के बीच में एक तरह का आकर्षण बल होता है और वो आकर्षण बल तीन चीज़ों पे निर्भर करता है। सबसे पहला है चार्ज ऑन मेटल आयन। मेटल आयन पे कितना चार्ज है। दूसरा है नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड की प्रकृति किस प्रकार की है। और तीसरा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन जो है उसका उपसह संयोजन स्फीयर जो होता है मेटल आयन का उपसह संयोजन, जब वो उपसह ये जो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उपसह संयोजन संख्या हमने पढ़ा है। तो उपसह संयोजन संख्या में ही होता है, मतलब कितने लिगेंड उसके चारों तरफ आ सकते हैं, वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करी गई। अलग अलग मेटल आयंस को अलग अलग लिगेंड्स के साथ उनके कॉम्प्लेक्स बना के अगर हम देखें तो पता चलता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो दोनों पे निर्भर करती है, मेटल पे भी और लिगेंड पे भी। किस तरह का मेटल आयन हमने लिया है और किस तरह का लिगेंड लिया है। तो ऐसा पता चला कि एक ही मेटल आयन की अगर हम अलग अलग लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए तो उसकी जो CFSE का मान है, CFSE क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSE ये हमने पहले पढ़ा था शुरू में। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, विपाटन ऊर्जा या विभाजन ऊर्जा आप इसको कह सकते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा। तो ये जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा है ये कैसे विभाजन कब होता है? जब मेटल
कि चारों तरफ लिगेंड्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स बनता है, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, उसकी वजह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। ये हमने पढ़ा था पहले। ये मेटल के डी ऑर्बिटल हैं, जैसे ही लिगेंड इनके पास आएंगे तो ये दो सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, P2G और EG। ये हमने पहले पढ़ा था। तो ये जो डिफरेंस है एनर्जी का डेल्टा O, ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो इस पे निर्भर करती है CFSE के मान पर। ठीक है, तो एक ही मेटल आयन के अगर हम अलग अलग लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसके डेल्टा O का मान अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स देखें, टाइटेनियम का जब हम वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं TiH2O6 ओके, तो इसकी जो CFSE का मान है डेल्टा O का मान क्या होता है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। अब इस लिगेंड को अगर हम क्लोराइड से रिप्लेस कर दें, Ti की H2O की जगह अगर हम Cl ले लेते हैं, TiCl6 तो डेल्टा O का मान चेंज हो जाता है 13,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो एक ही मेटल आयन दोनों में सेम है, लेकिन लिगेंड डिफरेंट होने से डेल्टा O का मान चेंज हो गया। ठीक है, तो एक ही मेटल आयन के सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी Ti3+ है, ये भी Ti3+ है, बट द टू लिगेंड्स आर डिफरेंट। इसकी वजह से क्या हुआ, CFSE का मान चेंज हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे, अगर हम एक ही मेटल आयन के अलग अलग लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाएं और उसकी डेल्टा O का मान निकालें, तो ये पाया गया कि जो लिगेंड का प्रभाव है सभी मेटल आयंस में एक जैसा होता है। इसका मतलब सभी मेटल आयंस के लिए एक ही मेटल आयन के साथ बहुत सारे MLN कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करी गई और उससे पता चला कि एक ही मेटल आयन जो होता है उसके सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम डिफरेंट लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएं तो जो ऑर्डर उस मेटल आयन के लिए अलग अलग लिगेंड्स के डेल्टा O के मान का आएगा, वो ही सेम ऑर्डर या सेम क्रम हमको सभी धातु आयनों के लिए मिलता है। इसका मतलब लिगेंड का प्रभाव सभी कॉम्प्लेक्सेस में एक सा होता है, चाहे आप कोई सा भी मेटल आयन ले लें। क्लियर है। अगर हम एक ही मेटल आयन के डिफरेंट लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएं और उनके डेल्टा O के मान को बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो हमको ये पता चलता है कि किसी और मेटल आयन के लिए भी अगर हम लेंगे तो भी लिगेंड का जो क्रम है वो ही आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो लिगेंड का जो प्रभाव है वो समान रहता है सभी मेटल आयंस के लिए। तो हम लिगेंड्स को एक मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी डेल्टा वैल्यू जो है उसके आधार पर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के जो मेटल आयन और लिगेंड के मेटल के डिफरेंट लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बना के अगर हम लिगेंड्स को अरेंज करें तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा वैल्यू में हम लगा सकते हैं और वो जो ऑर्डर है वो हर एक सभी मेटल आयंस के लिए कॉमन होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो ये लिगेंड्स का क्रम इस तरह का होता है। तो ये सभी मेटल आयंस के लिए होता है I-, Br-, सल्फाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, OH-, ऑक्सलेट, H2O,
NCS माइनस, पेरिडीन, अमोनिया, इथाइलिन डायमीन, डायपिरिडिन, ऑर्थोफिनेंथ्रीन, NO2 माइनस, CN माइनस। तो ये क्या है, सभी मेटल आयंस के लिए बढ़ता हुआ क्रम किसका, डेल्टा ओ का। ठीक है, सभी धातु आयंस जो हैं उनका जब हम इन डिफरेंट लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो उनके डेल्टा ओ का मान इस क्रम में बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिगेंड्स की स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। ठीक है, अब इस श्रेणी को हम समझ सकते हैं कैसे, साइंटिफिकली भी हम इसको समझ सकते हैं, हालांकि बहुत एकदम एक्यूरेटली नहीं आता रिजल्ट, लेकिन पार्शली हम इसको हम समझ सकते हैं कैसे। अगर हम हेलोजेंस देखें, इसमें I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ये चारों हेलोजन है। और हेलोजन में हम जानते हैं, सॉरी हैलाइड आयंस हैं ये, तो हैलाइड आयन में हम ये चीज़ जानते हैं कि इनके साइज भी इसी क्रम में, सॉरी साइज इसका होता है I माइनस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर Br माइनस का होता है, फिर Cl माइनस का होता है, F माइनस जो है वो सबसे छोटा होता है साइज में। ठीक है, साइज में ये सबसे छोटा है और चार्ज सबके ऊपर 1 यूनिट है, -1 माइनस। ठीक है, तो F माइनस क्योंकि सबसे छोटा है तो इसमें क्या होगा, साइज तो इसका छोटा हो गया और चार्ज इस पे 1 यूनिट ही है, तो इन सब का साइज बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा जो चार्ज का घनत्व होगा वो किस पे होगा, F माइनस, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अधिकतम चार्ज घनत्व जो होगा, इलेक्ट्रॉन की का घनत्व अधिकतम किस पे होगा, फ्लोराइड पे होगा। इसलिए क्या होगा, मेटल के ज़्यादा पास आ पाएगा फ्लोराइड, क्योंकि एक तो इसका साइज भी छोटा है और ऊपर से इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, इसलिए मेटल आयन को ज़्यादा आकर्षित करेगा, तो इसका जो डेल्टा का मान है वो अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन I माइनस क्या है, इसमें साइज बड़ा हो जाएगा, तो चार्ज घनत्व कम हो जाएगा, चार्ज घनत्व कम होगा तो एक तो साइज बड़ा है इसलिए ये मेटल आयन के ज़्यादा पास नहीं आ पाएगा, और चार्ज घनत्व भी कम है तो ये ज़्यादा अट्रैक्शन भी नहीं होगा इसमें, इसलिए इसमें डेल्टा ओ का मान कम होगा। तो इस तरह से हम हैलाइड आयन का क्रम समझा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास एक और चीज़ है इसमें, अब लास्ट में हम देख सकते हैं ऐसे लिगेंड्स हैं जो जैसे Cn माइनस। ठीक है, Cn माइनस क्या करता है, में क्या होता है, पाई बॉन्डिंग होती है मेटल और लिगेंड्स के बीच में, जिसकी वजह से उसमें सबसे ज़्यादा उसका डेल्टा ओ का मान होता है। इस तरह से इसमें होता है, ये तो मेटल है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तो कैसे बनता है, मेटल की खाली कक्षक लिगेंड की भरी हुई कक्षक, ये जो नॉर्मल बॉन्ड जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो इसकी वजह से बनता है। लिगेंड जो है उसकी भरी हुई कक्षक है और मेटल की खाली कक्षक है, तो इस तरह से इसमें सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जो मेटल की भरी हुई कक्षक होती है, जैसे ये कौन सी होती हैं, फिल्ड T2G ऑर्बिटल्स, जो मेटल की भरी हुई T2G ऑर्बिटल्स हैं, कक्षक हैं, वो क्या करती हैं, उनके साथ
जो लिगेंड है वो पाई बॉन्ड बनाता है, तो लिगेंड की जो खाली कक्षक है उनको मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो एक तरह की पाई बॉन्डिंग इसमें हो जाती है। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, Cn- की, या लास्ट वाले जिनमें पाई बॉन्ड है, इन सब में क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसमें Cn- में क्या होता है, जो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में तो बॉन्ड बन गया, संकुल बन गया। मेटल आयन की खाली कक्षक जो है उनको लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक पाई बॉन्डिंग हो जाती है, तो मेटल अपने जो फिल T2G ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो क्या होगा, इसमें एक पाई बॉन्डिंग एक्स्ट्रा हो गई, इसलिए मेटल और लिगेंड जो है वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाते हैं, ज़्यादा पास आ जाते हैं। तो मेटल लिगेंड डिस्टेंस कम हो जाता है, और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है लिगेंड को, इसलिए मेटल पे जो चार्ज है, मेटल से चार्ज किधर चला गया, लिगेंड की तरफ चार्ज चला गया, तो मेटल पे चार्ज कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल से इसकी तरफ जा रहे हैं, तो लिगेंड और मेटल जो है वो एक दूसरे के पॉजिटिव चार्ज जो है मेटल में वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसलिए मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो ज़्यादा उनमें आकर्षण होगा। तो इस पाई बॉन्डिंग की वजह से इन दोनों में ज़्यादा आकर्षण होता है और T2G ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मेटल लिगेंड एक दूसरे के ज़्यादा पास आ जाते हैं, इसलिए डेल्टा O का मान बढ़ जाता है। जो भी फैक्टर्स मेटल और लिगेंड को एक दूसरे के पास लाएंगे, ये हमने X लिखा है, लिगेंड L लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो मेटल और लिगेंड को जो भी फैक्टर्स एक दूसरे के पास लाएंगे उतना ज़्यादा उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा डेल्टा O का मान होगा। तो यहाँ पे इस पाई बॉन्डिंग की वजह से मेटल और लिगेंड जो है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो मेटल पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन देके ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, ये और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो इनमें आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा। तीसरी जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है इस सीरीज में वो है इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये H2O है, H2O और OH माइनस। H2 और OH माइनस को अगर हम देखें तो हम क्या इसमें हम देख सकते हैं OH माइनस पे माइनस चार्ज है और H2O पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर तो क्या होना चाहिए, OH माइनस जो है उसकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसमें चार्ज है। लेकिन अगर आप इस सीरीज को देखें तो हम देख सकते हैं H2O जो है वो इसकी डेल्टा O का मान OH माइनस से ज़्यादा है, जो कि बहुत स्ट्रेंज बात है, ऐसा एक्चुअली होना नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, ये मेटल आयन के पास जाएगा तो ज़्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए। OH माइनस फिर माइनस चार्ज है तो ये मेटल आयन के पास जाएगा तो इस पर ज़्यादा आकर्षण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और अगर आप वैसे साइज से भी हम देखें तो OH माइनस जो है वो छोटा है और H2O बड़े साइज का होता है, तो OH माइनस छोटा है तो इस पर चार्ज डेंसिटी भी अधिक होगी, तो ये इसमें ज़्यादा आकर्षण होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, OH माइनस का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे आप जानते हो इस तरह से लोन पेयर रहते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये p ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है। तो p ऑर्बिटल में जो ऑक्सीजन की फील्ड p ऑर्बिटल जो है ऑक्सीजन की, जिसमें p ऑर्बिटल जिसमें ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये मेटल की खाली T2G ऑर्बिटल्स के साथ ये OH माइनस में
OH के जो ये p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेटल की T2G ऑर्बिटल्स, कौन सी, खाली, मेटल की खाली T2G ऑर्बिटल्स के साथ ये p ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैप कर लेती है। उससे क्या होगा, OH माइनस का नेगेटिव चार्ज तो कम हो जाता है और मेटल का पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाता है, क्योंकि OH माइनस से चार्ज मेटल पे चला जाता है। तो दोनों मेटल आयन पे और OH पे चार्ज कम हो जाता है, इसकी वजह से उनमें उसका जो क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट होता है वो बहुत दुर्बल हो जाता है। समझ में आया? मेटल है, मेटल की जो T2G ऑर्बिटल है इसमें Cn माइनस का उल्टा होता है। मेटल की जो T2G ऑर्बिटल है ये खाली है और ऑक्सीजन जो लिगेंड है इसमें इन्होंने आपस में तो सिग्मा बॉन्ड वैसे ही बना लिया जैसे उसमें था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनने के लिए सिग्मा बॉन्ड तो यही बन गया, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे जो p ऑर्बिटल्स हैं, ये p ऑर्बिटल मेटल की खाली, यहाँ पहले ये भरी हुई थी T2G ऑर्बिटल, अब ये T2G ऑर्बिटल मेटल की जो है वो कैसी है, खाली है। तो ये मेटल की खाली ऑर्बिटल को, इसमें पहले से लोन पेयर है, ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, तो ये अपने लोन पेयर जो है ये इसको दे देता है। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज तो कम हो रहा है और इस पे इसको इलेक्ट्रॉन, मेटल को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो मेटल का पॉजिटिव चार्ज भी कम हो रहा है, तो दोनों का चार्ज कम हो जाता है, इसलिए मेटल पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसका पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का भी कम हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल, ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इनमें आकर्षण बल कम हो जाएगा, तो डेल्टा O का मान जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए वीक क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट होता है। इसको हम बोलते हैं कि इसका क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट वीक होता है। तो जल की अपेक्षा OH माइनस में माइनस चार्ज होते हुए भी OH माइनस जो है उसकी CFSE की वैल्यू कम होगी और H2O की ज़्यादा होगी, क्योंकि OH माइनस में जो ऑक्सीजन है उसका जो उस पे जो लोन पेयर है p ऑर्बिटल में, वो लोन पेयर अपना खाली मेटल की खाली T2G ऑर्बिटल को दे देता है। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, तो दोनों में आकर्षण बल कम हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स तो इस सीरीज में जैसे हम शुरू में जाएंगे तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एंड की तरफ जो है वो कॉम्प्लेक्सेस कैसे होंगे, ये जो लिगेंड्स हैं ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हैलाइड्स जैसे हैं, हैलाइड्स है, वाटर है, ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वीक फील्ड बोलते हैं इनको हम। जो शुरू में है इस सीरीज में वो वीक फील्ड है, क्योंकि CFSE का मान ऐसे बढ़ रहा है, तो लास्ट में स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं, शुरू में वीक फील्ड है। Cn माइनस जो है वो कैसा बनाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, वीक फील्ड होगा तो क्या होगा, ये जो CFSE का मान है ये कम होगा, कम होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर इसकी पेयरिंग होगी, ठीक है। ये T2G है, ये EG है, ठीक है।
तो इसलिए ये कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हाई स्पिन, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनपेयर्ड स्पिन ज़्यादा है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और जो Cn माइनस है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज, तो सीरीज के लास्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होंगे, या उसको हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से होती है ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में आ गया आप सबको? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इस तरह के हमारे एक लिगेंड्स को हमने एक क्रम में अरेंज कर दिया। किसी भी मेटल आयन के साथ अगर हम इनका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इनके डेल्टा ओ का मान इस क्रम में बढ़ता है। शुरू में जो लिगेंड्स हैं वो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और बाद वाले जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जब स्प्लिटिंग होगी तो 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो जब इलेक्ट्रॉन आप भरोगे 1 2 3, अब क्या होगा, इस CFSE का इसका मान डेल्टा ओ का ज़्यादा हो गया, इसका मान ज़्यादा होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो वो पहले पेयर अप होगा और फिर यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के बाद जाएगा। इसलिए क्या होगा, अनपेयर्ड स्पिन कम होंगी, इसलिए इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई जो डेल्टा ओ के बढ़ते मान का को बताती है।